प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये अनाउंस किया है कि रेको डिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सारे अखराजात फेडरल गवर्नमेंट तय करेगी। लेकिन आखिरकार रेको डिक केस है क्या? ये कैसे शुरू हुआ 1993 में, जब उस वक्त के गवर्नर बलोचिस्तान ब्रिगेडियर टायर सरदार अब्दुल रहीम दुरानी ने एक इंतहाई गलत एग्रीमेंट साइन किया और उस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि जो बायर की कंपनी है वो 75% स्टेक लेगी, बलोचिस्तान पाकिस्तान को सिर्फ 25% स्टेक मिलेगा। और उसके बाद गलतियाँ होती गई, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी, पॉलिटिशियंस की तरफ से भी, जुडिशरी की तरफ से भी, और आज हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान को अब $6 अरब का हर्जाना पे करना है। अस्सलाम वालेकुम, दी वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, बलूचिस्तान में एक बार फिर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि वहाँ के वसाइल पर कब्ज़ा किया जा रहा है और वहाँ के वसाइल के जो फैसले हैं वो उनसे पूछे बगैर किए जा रहे हैं। इस मामले में अपोजिशन पार्टीज़ ने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है कि रेको डिक केस, जो कि एक इंतहाई अहम मामला है जिस पर पाकिस्तान को $6 अरब का फ़ाइन भी पड़ चुका है, कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक बार फिर से उसके ऊपर एक सीक्रेट डील कर रही है। जो सीएम बलूचिस्तान है मीर अब्दुल कुद्दूस जिंजो, उन्होंने क्लैरिफाई किया और कहा है कि कोई सीक्रेट डील नहीं की जा रही। उन्होंने असम्बली का इजलास बुला के इन कैमरा ब्रीफिंग भी की पार्लियामेंटेरियंस के साथ और उनको कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं पेश आ रहा। और कल ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि रेको डिक के हवाले से जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसकी फंडिंग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी, ताकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके ऊपर बोझ ना बने। लेकिन नाजरीन, ये रेको डिक केस है क्या? ये क्या मामला है? ये कैसे 1993 में स्टार्ट हुआ जब एक इंतहाई गलत किस्म का एग्रीमेंट किया गया? उसके बाद गलतियों पे गलतियां होती गई, ब्यूरोक्रेसी से, पॉलिटिशियन से, जुडिशरी से, और इसका खमियाजा जो है वो आम आदमी का जो टैक्स पेयर मनी है उसके थ्रू भुगता जा रहा है। जब 2019 में जो इंटरनेशनल एक कोर्ट है जिसकी हम आगे बात करेंगे कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि वो $6 अरब का जो फ़ाइन है वो पे करें उस कंपनी को जिसका मायदा किया था, तो उसकी क्या हकीकत है, ये मामला कैसे शुरू हुआ और कैसे इस नहज तक पहुंचा, आइए जानते हैं। ये मामला स्टार्ट हुआ 1993 में जब बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक मायदा तय किया जिसका नाम था चागी हिल्स जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, इसको चेपडा भी कहा जाता है। ये मायदा तय किया गया एक कंपनी के साथ जिसका नाम था BHP मिनरल्स, और इस मायदे के तहत चागी, जो कि बलूचिस्तान की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जो पहाड़ हैं रेको डिक के, उसमें जो अपना गोल्ड और कॉपर के जो ज़खायर हैं जिनकी वर्थ जो बताई गई उस टाइम बिलियंस ऑफ डॉलर की, वो एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे और वो बेच कर जो मुनाफा हासिल होगा उसमें से 75% जो है वो BHP मिनरल्स को जाएगा और सिर्फ 25% जो है वो पाकिस्तान और बलूचिस्तान को जाएगा। इसके बावजूद कि मिनरल्स जो हैं वो इस ज़मीन के हैं, यहाँ के लोगों के हैं, उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ 25% उस एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। और इंटरेस्टिंगली जो एग्रीमेंट साइन हुआ ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया। इतना अहम एग्रीमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट ने साइन किया, और ये साइन किया उस टाइम के जो गवर्नर थे ब्रिगेडियर टायर ऐसे अब्दुल रहीम दुरानी, उन्होंने ये साइन किया। और इसमें जो बड़े बड़े ब्लंडर्स थे उसको पता नहीं ओवरसाइड किया गया है, क्या किया गया। उसके बाद 2000 में BHP मिनरल्स ने अपना जो स्टेक था 75% का वो बेच दिया एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी जिसका नाम था मिनकोर, उनको बेच दिया। और उन्होंने 6 साल तक वो एग्रीमेंट का हिस्सा रहे, लेकिन उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं की। और 6 साल बाद उन्होंने भी अपना स्टेक जो है वो आगे एक और कंपनी को बेच दिया, तेतिहन कॉपर कंपनी TCC। ये वो कंपनी है जो कि 2006 से लेके अब तक पाकिस्तान के साथ इस एग्रीमेंट के अंदर मौजूद है। 2006 में जब इनके साथ एग्रीमेंट हुआ तो इन्होंने वो एग्रीमेंट थोड़ा सा अपडेट किया, और जब वो एग्रीमेंट अपडेट हुआ तो फिर वो एक दफ़ा दोबारा खबरों की जीनत बना। और उस टाइम फिर जब वो खबरों की जीनत बना, पब्लिक डोमेन में आया, लोगों ने थोड़ा उसको पढ़ना शुरू किया, तो फिर उस टाइम के जो फॉर्मर जमात इस्लामी के मेंबर थे, MPA थे, सरदार अब्दुल हक, उन्होंने जो है वो चैलेंज किया उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर। और उस वक्त की जो हाई कोर्ट का डिसीजन था वो ये था कि क्योंकि थोड़ी सी रेगुलरिटीज़ हैं लेकिन वो एग्रीमेंट एनल नहीं किया गया, लेकिन तब तक वो जो एग्रीमेंट था वो मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो चुका था और लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके ख़िलाफ़ हो रहे थे। उसके बाद 2010 में
ये तेथियन कॉपर कंपनी, जिसे टीसीसी भी कहा जाता है, इन्होंने जो है अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा कराई और माइनिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और एप्लीकेशन दी बलूचिस्तान गवर्नमेंट को। लेकिन 2011 में ये एप्लीकेशन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी और कहा कि हम इसको फर्दर इस एग्रीमेंट को कैरी ऑन नहीं कर सकते। और उसके बाद जो है 2013 के अंदर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट थी, और उन्होंने जो है अपने बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई, माइनिंग कमेटी, डेकोटिक माइनिंग कमेटी के नाम से, और उस कमेटी को लीड कर रहे थे डॉक्टर समन मुबारकबंद। उन्होंने उस टाइम ये कमेटी का वो लीड कर रहे थे, उन्होंने ये बयान दिया कि इस जो ये प्रोजेक्ट है इसकी जो वर्थ है वो है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ के जो ज़खायर हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए गोल्ड और कॉपर के ज़खायर को हमें किसी फॉरेन कंपनी की ज़रूरत नहीं और मैं खुद ये काम कर सकता हूँ। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और उसके बाद उनको कहा गया कि आप लीड करें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उन्होंने शुरू किया, 2015 तक डेवलपमेंट होती रही और 2015 में वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। जो बड़े बड़े दावे हमारे साइंटिस्ट ने किए थे, डॉक्टर समर साहब ने, वो सिर्फ क्लेम्स के क्लेम से 1.6 बिलियन डॉलर खर्च हुआ लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। और जहाँ तक उस केस की बात है जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ख़त्म हो गया था, अब तक 2013 में जो है वो दोबारा चैलेंज हो चुका था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसकी हियरिंग हो रही थी। और 2013 में जो उस टाइम के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी इफ्तिखार अहमद, उन्होंने एक बड़ा जो है आप कह लेंगे मेन जो इवेंट था वो हुआ जब उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया और कहा कि जो एग्रीमेंट बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 20 साल पहले 1993 में किया था, उन्होंने उस एग्रीमेंट को नल एंड वाइड कर दिया। कहा ये एग्रीमेंट जो है गलत है और इसमें बहुत ज़्यादा इसमें करप्शन है, और उन्होंने उस एग्रीमेंट को नल एंड वाइड करार दे दिया। चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार का जब ये फैसला आया तो पाकिस्तान में बड़ी खुशियाँ मनाई गई कि पाकिस्तान की जान जो है वो तेतनम कॉपर कंपनी टीसी से छूट गई है और अब इन ज़खायर को बेचकर पाकिस्तान ही फ़ायदा उठाएगा, वही इसका वाहिद मालिक है। लेकिन बाद में पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है ये एग्रीमेंट को नल एंड वाइड करार देने की, क्योंकि जब 1993 में ये एग्रीमेंट लिखा जा रहा था तो वहाँ ये मेंशन था कि कोई भी अगर फ्यूचर में डिस्प्यूट पैदा होगा किसी पार्टी के दरमियान, कोई भी लीगल मसला आएगा, तो उसका जो फाइनल फैसले करने की अथॉरिटी है वो होगी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जिसको आम अल्फाज में इक्सिट के नाम से पुकारा जाता है। जब टीसीसी ने ये अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई थी माइनिंग लाइसेंस के लिए और जब वो रिजेक्ट हुई थी तो टीसीसी ने उसी वक्त ही इक्सिट को एक एप्लीकेशन के थ्रू एक रिट फाइल कर ली थी पाकिस्तान के खिलाफ, और 2011 में ही ये केस स्टार्ट हो गया था। जब 2013 में ये फैसला हुआ तो उससे पहले ही इक्सिट के अंदर पाकिस्तान का केस स्टार्ट हो चुका था, और उस हवाले से पाकिस्तान ने फ़ॉरेन लॉयर्स की खिदमत हासिल की, अच्छे लॉयर्स की खिदमत हासिल की, और वहाँ पे केस चल रहा था। और 6 साल बाद 2017 में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैसला आया, और 2 साल बाद जब डिटेल फैसला आया 12 जून 2019 को, तो उस टाइम इक्सिट ने पाकिस्तान पे ऑर्डर किया कि वो डैमेजेस की मद में टीसीसी को 6 बिलियन डॉलर जो है वो फ़ाइन अदा करेगी, क्योंकि उन्होंने जो वायदा किया था वो उसको पूरा नहीं कर सके और उन्होंने उनका जो माइनिंग लाइसेंस था वो रिजेक्ट किया था। और उसके बाद 2020 में एक टीसीसी ने एक और जो है वो एप्लीकेशन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जमा करवा दी कि जो फ़ाइन का पाकिस्तान को कहा है वो अभी तक उन्होंने पे नहीं किया। उस वाले से एक और केस स्टार्ट हो गया और दिसंबर के एंड में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की हाई कोर्ट की अदालत ने पाकिस्तान के PIA के जो असासे थे पेरिस में, लंदन में, जिसमें रोजवेल्ट होटल भी शामिल है, वो कहा कि इसको इस केस के साथ अटैच किया जाएगा और अगर पाकिस्तान ने मतलूबा वक्त के अंदर अपने फ़ाइन अदा किया तो इनको फ्रीज़ करके इनको बेचा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला था कि पाकिस्तान के PIA के जो एसेट्स थे वो बिकने का ख़तरा था। लेकिन फिर मई 2021 में एक पाकिस्तान के लिए अच्छा फ़ैसला हुआ और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की हाई कोर्ट ने अपना पुराना फ़ैसला जो है वो रिवर्स किया और PIA के जितने भी एसेट्स है उसको इस केस से अलग करके उनको अनफ्रीज करार दे दिया। अब जो करंट स्टेटस है वो ये है इस केस का कि लीगल एनालिस्ट का मानना है
कि पाकिस्तान की जो लीगल टीम है वो टीसीसी के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के हवाले से मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं और होपफुली अगले साल तक कोई ना कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पाकिस्तान की टीसीसी के साथ हो जाएगी। रिकॉर्डिंग केस में विदाउट एनी डाउट ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने बहुत गलतियाँ की। हमारी जुडिशरी ने भी गलतियां की, ब्यूरोक्रेसी ने भी की, पॉलिटिशियंस ने भी की। सबसे बड़ी गलती तो वो पहला एग्रीमेंट था 1993 का, जिसमें पाकिस्तान का स्टे कितना कम रखा गया और फिर उसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लेंगे ऑब्जेक्शनेबल क्लॉजेस शामिल की गई, लेकिन किसी ने उनको नहीं पढ़ा और किसी ने उसको सही तरह देखा नहीं, कोई स्क्रूटनी नहीं की उस एग्रीमेंट की। और फिर वो एग्रीमेंट बाकी कंपनी में ट्रांसफ़र होता गया और उसके बाद पाकिस्तान को उसका नतीजा भुगतना पड़ा। लेकिन ICSID जिसने ये फैसला दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो कि वर्ल्ड बैंक का बनाया गया एक इदारा है, उसका रोल भी बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है और उसको एक आप इंडिपेंडेंट इदारा शायद नहीं कह सकते। पास में देखा गया है कि जितनी भी मोस्टली इंडिपेंडेंट आप कह लें कि प्राइवेट कॉरपोरेशन हैं, बड़ी बड़ी जाइंट्स हैं, उन्होंने ICSID के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ को ब्लैकमेल किया। वो पहले मुआहिदे करते हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में, स्पेशली जो नेशनल रिसोर्सेज के हवाले से, रिजर्वायर्स के हवाले से मुआहिदे होते हैं वो करते हैं और फिर जब कोई मसला होता है तो वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, थ्रेट करते हैं कि हम ICSID में केस करेंगे और फिर उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेते हैं। कभी वो ICSID में केस जीत जाते हैं और कभी वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके उनसे फिर पैसे निकलवाते हैं। तो ये एक वतीरा बन चुका है। इसके बहुत सारे केसेस पास्ट में देखे गए हैं कि किस तरह बिग कॉरपोरेशंस ने जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज से जो कि ऑलरेडी काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं, वहाँ से उनको ब्लैकमेल करके कैसे पैसे लिए हैं। पाकिस्तान के केस की स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये जो मुआहिदा हुआ था 1993 में, इसकी जो कुल मालियत उस टाइम पाकिस्तान को मिली थी वो थी $170 मिलियन सिर्फ और सिर्फ, और अब तक जो इस पे इन्वेस्टमेंट टीसीसी हासिल कर चुका है वो है $200 मिलियन की, यानी कि टोटल $370 मिलियन उनका खर्चा हुआ है। और उन्होंने इस अरसे में 2006 से लेके आज 2021 हो चुका है, इस पूरे अरसे में उन्होंने वहाँ पे कोई मटीरियल प्रोग्रेस नहीं की और सिर्फ $470 मिलियन के इवज़ उनको ICSID ने $6 बिलियन, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है और उनकी इन्वेस्टमेंट से बहुत गुना ज़्यादा है, कि उनको फ़ाइन दिलवा दी है, जो कि हमारे नज़दीक बहुत अनजस्ट चीज़ है। इस हवाले से अगर आपने तफसीली तौर पे देखना है कि ICSID का क्या रोल रहा है, तो सोच की एक इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री है, उसका पार्ट 2 है। उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया है कि ICSID ने किस तरह से बड़ी कॉरपोरेशन को फ़ायदा पहुँचाया और डेवलपिंग कंट्रीज से फ़ाइन हर्जाना डैमेजेस के सूरत में पैसा निकलवा के उन कॉरपोरेशंस के बैंक अकाउंट्स में पहुंचवाया है। सवाल ये पैदा होता है कि करना क्या चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान को एक ट्रुथ कमीशन बनाना चाहिए जिसमें ये तायुन किया जाए कि किन लोगों की नाअहली की वजह से, ओवरसाइट करप्शन की वजह से पाकिस्तान जो है अब $6 बिलियन का हर्जाना बढ़ेगा, और ये इसके हवाले से एक पॉलिसी बनाई जाए कि आगे फ्यूचर में जितनी भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ BITs, जो कि हमने इस तरह के जो भी मुआहिदात होते हैं उनको BITs कहा जाता है, इस तरह की कोई भी फ्यूचर में BIT करनी है तो उसके हवाले से एक पॉलिसी बनाई जाए कि क्या क्राइटेरिया होगा और किस क्राइटेरिया के बाद ये जो एग्रीमेंट है साइन किया जाएगा, और पूरी स्क्रूटनी के बाद इस तरह के मुआहिदात किया जाए बाहर की कंपनीज़ के साथ। और जिस प्रोविंस से भी मुआहिदा कर रहा है वो प्रोविंस भी और सेंटर भी अपनी नेशनल और रिस्पेक्टेड हमारी प्रोविंशियल असेंबली में वहाँ पे बहस करे, उसके बाद फुल स्क्रूटनी के बाद इस तरह के मुआहिदात जो हैं वो तय किए जाएँ। और सबसे अहम बात, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, स्पेशली वो प्रोजेक्ट जो कि नेशनल रिसोर्सेज जो है नेचुरल रिसोर्सेज से मुतल्लिक है, तो उसमें ये चीज़ मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं उनकी रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। उनकी रजामंदी के बगैर आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हक है वहाँ के रिसोर्सेज पे वो वहाँ के लोगों का है, तो वहाँ के लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा और ये मेक श्योर नहीं किया जा रहा कि इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं वो वहाँ के लोग ही होंगे, बल्कि जाइंट प्राइवेट कॉरपोरेशंस नहीं होंगी, तो फिर तो ठीक है। वरना इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू नहीं करना चाहिए, और अगर शुरू हुए हैं तो वहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको ऑन बोर्ड लेकर शुरू करना चाहिए।